नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, मैं हूं विवेक और शुरू करते हैं हमारी दूसरी क्लास को, दूसरे लेक्चर को, जो है विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कि विकास की परिभाषा को गढ़ते हैं, या फिर यूं समझ लीजिए कि जिनके ऊपर ये विकास की अवधारणा पूरी तरह से टिकी हुई है। इससे पहले की क्लास में हमने समझा था वृद्धि क्या है। तो वृद्धि क्या थी? शारीरिक अंगों में होने वाली बढ़ोतरी जो कि परिपक्वता तक होती है, जिसे मापा जा सके, जिसका मात्राकरण किया जा सके। ये तीन ही चीजें इसके अंतर्गत शामिल थी। और विकास जो है वो संपूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तन जो गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलते हैं, ये बात हमने जानने की कोशिश की थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं इस प्रक्रिया में और विकास के सिद्धांतों को समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वृद्धि और विकास की संकल्पना नाम का जो खंड आप पढ़ते हैं बाल विकास में, उसमें विकास के सिद्धांत से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और 26 सितंबर को जो रीट आयोजित हुई थी, उस 26 सितंबर की रीट में जो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे पेपर्स में, वो विकास के सिद्धांतों से ही प्रश्न आए थे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम विकास के विभिन्न सिद्धांतों को समझें, आइए पहले विकास को लेकर जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है, उनके ऊपर नजर डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। एलिजाबेथ हॉरलॉक, जो कि बाल विकास पर सबसे ज्यादा व्यापक अध्ययन के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने बाल विकास को लेकर एक बात कही है कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं दृष्टिगत होती हैं, प्रकट होती हैं। तो नवीन विशेषता, नवीन योग्यता की बात कौन करती हैं? नवीन विशेषता, नवीन योग्यता की बात करती हैं श्रीमती एलिजाबेथ हॉरलॉक। उसके बाद आर्नोल्ड गेसेल का कथन आता है। वो कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। यानी वृद्धि एक बहुत छोटी सी बात है। आपको याद हो तो वृद्धि और विकास के अंतर में भी मैंने कहा था कि वृद्धि विकास का अंग है, लेकिन विकास एक बड़ा व्यापक संप्रत्यय होता है। विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन और कुछ समय तक तीनों रूपों में, कौन कौन से रूप? शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। यानी कि रचनात्मक, क्रियात्मक और व्यवहारात्मक में कुछ पक्ष हैं विकास के जिनका मापन हो सकता है। व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। और आपको याद हो तो पिछली वीडियो में भी हमने ये पढ़ा था कि विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन प्रकट होते हैं, उन्हें कार्यात्मक सुधार के रूप में देखा जा सकता है। और वही बात यहां पर है कि व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। ये परिभाषाएं आपको एज इट इज याद करनी है, अगर आएंगी तो सीधे सीधे आ सकती हैं। फिर हर्बर्ट सोरेनसन की परिभाषा देखते हैं। वो कहते हैं कि विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की उस प्रक्रिया से है जो संरचना के स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। याद कीजिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वृद्धि केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है, लेकिन विकास गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है। और यही बात यहां पर हो रही है, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों का विशिष्ट द्योतक है। अभिवृद्धि वाली चीजें तो विकास में शामिल है ही, उसके अलावा गुणात्मक परिवर्तन भी हम विकास के अंदर देख लेते हैं। उसके बाद इरा गॉर्डन की एक परिभाषा है। इरा गॉर्डन कहते हैं कि व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से हो जाता है और वह तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। अर्थात विकास आत्मबोध, पूर्ति, अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। अब यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि साहब, आपने तो पिछली वीडियो में बताया था कि विकास गर्भ से प्रारंभ होता है, और यहां पर आप कह रहे हो कि इरा गॉर्डन कह रहे हैं कि ये तो जन्म से प्रारंभ हो रहा है। तो फिर सही किसको माने? सही आपको गर्भ को ही मानना है। लेकिन इस परिभाषा को भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह परिभाषा 11वीं कक्षा की
आरबीएससी की जो साइकोलॉजी की किताब है उसमें दी हुई है, इसलिए इस परिभाषा को हम छोड़ नहीं सकते। विकास निसंदेह गर्भ से प्रारंभ होता है, लेकिन अगर यह स्टेटमेंट ऐसा आ जाए और पूछे कि यह बात किसने कही, तो उत्तर इरा गॉर्डन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले कथन को जानते हैं, जो है फ्रैंक का। फ्रैंक कहते हैं अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ कोशीय गुणन, सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि हमारी कोशिकाएं जो हैं वो कैसे बढ़ रही हैं, यह बात अभिवृद्धि से पता चलती है। और विकास उन अंगों का संगठन है जिसे अभिवृद्धि और विभिन्नता द्वारा निर्मित किया जाता है। विकास उन अंगों का संगठन है जिसे अभिवृद्धि और विभिन्नता द्वारा निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके बाद आगे भी कुछ हमें कथन देखने को मिलते हैं, जिनमें गैरिसन और अन्य का कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैरिसन कहते हैं कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और जाहिर सी बात है, हमने विकास को परिभाषित भी ऐसे ही किया है कि विकास संपूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। यह परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं और इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो देखो, विकास के सिद्धांत किसको कहा जाता है, यह बात की परिभाषा भी, वही सिद्धांत किसको कहते हैं विकास का, इस बात की परिभाषा भी आई हुई है। और यह परिभाषा दी है गैरिसन ने कि विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं और इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। विकास के सिद्धांत इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे भी कुछ सिद्धांत के जुड़े हुए कथन हैं, इनको भी समझ लेते हैं। हालांकि स्किनर का यह कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर विकास का जो पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो टिका हुआ है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता। क्योंकि देखो, निरंतरता बोलने का मतलब यहां क्या है, मैंने कहा था कि गर्भ से विकास प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता, अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि आज आप सो रहे हो तो आप 3 फुट के हो, सुबह उठोगे तो एकदम से 6 फुट हाइट हो जाएगी। धीरे 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 ग्रेजुअली चीजें होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए। तो वही बात है, यहां पर कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता, अर्थात विकास एक सतत प्रक्रिया का द्योतक है और इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती रहती है। इस कथन को मैं एक बार पुनः दोहराऊंगा आपके सामने, चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं, डगलस व हॉलैंड का कथन देखते हैं। यह कहते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यानी पूरे जीवन काल में, चिरकाल में व्यक्ति में स्थायी बनी रहती है या यथावत बनी रहती है। यथावत मतलब बनी रहती है। भिन्नता, भाई मैं आपसे भिन्न हूं, आप किसी और से भिन्न है, कोई किसी से भिन्न है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है और यही भिन्नता विकास में दृष्टिगत होती है। स्किनर का एक और कथन है जो कहते हैं कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण, गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित और दुर्बल बना सकते हैं। ये कथन है जिससे एक बड़ा सिद्धांत निकल के आता है। मैं पहले ये कथन समझा रहा हूं, फिर जब सिद्धांत आएंगे तब उन कथनों को हम वापस समझेंगे। गैरिसन कहते हैं कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। वहीं हार्लॉक कहती हैं कि विकास लयात्मक होता है, RYTHEMIC है ये, रिदमिक न कि, माफ कीजिएगा, लयात्मक होता है न कि नियमित, रेगुलर नहीं होता, लगातार नहीं होगा, ये लयात्मक होगा, नियमित नहीं होगा। ठीक है, लयात्मक होगा, रेगुलर नहीं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए विकास के सिद्धांतों की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि गैरिसन ने कहा कि व्यक्ति हर अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है
तो उसमें कुछ व्यापक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। यही परिवर्तन जब आप जनरलाइज या एकीकृत स्वरूप में देखो तो विकास का सिद्धांत कहलाते हैं। व्यक्ति का विकास बहुत सारे सिद्धांतों पर निर्भर रहता है, यानी कि चाहे मेरा विकास हो, चाहे आपका विकास हो, चाहे हमसे पहले जो लोग इस सृष्टि पर आए हैं उनका विकास हो, या हमारे बाद जो लोग आएंगे उनका विकास हो, सभी का विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करता है, निश्चित बिंदुओं का, पक्षों का अनुसरण करता है। उन्हीं को हम समझेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने बताया कि 26 तारीख को आपके रीट जो आयोजित हुई थी उसमें इससे क्वेश्चन आया था। तो विकास का जो पहला सिद्धांत हम पढ़ते हैं वो है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, आप सिर्फ इसे समझिए, नोट्स में आपको पीडीएफ में सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इस निरंतरता के सिद्धांत से रीट लेवल 2 में क्वेश्चन आया हुआ है पिछले ही साल। ध्यान से सुनो। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जो है निरंतर चलता है और विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। ये चलती रहेगी, एक जैसी गति से नहीं चलेगी। इसीलिए हार्लॉक ने कहा था कि लयात्मक होता है, लगातार नहीं, नियमित नहीं। तो देखो, एक सतत प्रक्रिया है, इसकी गति कभी तीव्र, कभी मंद होती है। हम पढ़ते भी हैं कि शैशव अवस्था में विकास बहुत तीव्र होता है, और जब आप उसके आगे की अवस्था में जाते हो तो विकास की गति थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है, हार्लॉक का कथन क्या है कि रिदमिक है, RYTHEMIC, रेगुलर नहीं, नियमित नहीं। एक जैसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन एक लय में होगा, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे। शैशवावस्था में गति तेज होती है, बाल्यावस्था में कम हो जाती है, फिर किशोरावस्था में बढ़ जाती है। तो विकास चलता तो रहेगा, जीवन पर्यंत चलता रहेगा, लेकिन एक जैसी गति से नहीं चलता। इसलिए निरंतरता का सिद्धांत है, सतत सिद्धांत है, और गर्भ से होकर मृत्यु तक चलता है। स्किनर यही बात समझाते हुए कहते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है, अभी अभी हमने कथन पढ़ा है कि व्यक्ति में होने वाला कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होगा, आकस्मिक नहीं होगा। तो यहां पर एक स्किनर का कथन है, यह भी आपको याद रहना चाहिए। यह भी आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए, जब आप ये पढ़ रहे हैं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊं जो क्वेश्चन आया हुआ है। ये 26 सितंबर का क्वेश्चन है, 26 सितंबर 2021 रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कभी ना समाप्त होना मतलब गर्भ से मृत्यु तक। तो यह बात किस सिद्धांत से पता चलती है? सीधा सा ऑप्शन था, निरंतरता के सिद्धांत से। देखो, इतने सरल प्रश्न आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, और अपन को उन सारे क्वेश्चनों को हल करना है। कोई क्वेश्चन हो, कसोई क्वेश्चन हो, अपन सगड़ा क्वेश्चन को बढ़िया जवाब देना है। और इसीलिए आप साथ में जुड़े रहिए मेरे। अगले सिद्धांत पर चलते हैं। निरंतरता के सिद्धांत के बाद जो दूसरा सिद्धांत हम पढ़ते हैं वो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत।
व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से मतलब क्या है? सिद्धांत इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि आपकी हाइट जो है वो 5 फुट रह जाती है, लेकिन आपके बड़े भाई की हाइट है 6 फुट। आप जो हैं वो थोड़े से सांवले हैं, आपके बड़े भाई साहब हैं वो गोरे हैं। आप जो हैं, आपके घर वाले बताते हैं कि आप 13-14 माह के थे तब आप चलने लगे थे, और एक भाई है घर में जो कि जब चलता है या चलने की प्रक्रिया में आता है तो वो 10-12 माह का ही चलने लग जाता है। इसका मतलब जो हमारा विकास है उसमें कहीं ना कहीं एक वैयक्तिकता होती है, एक व्यक्तिगत भिन्नता होती है, एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हर व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। हर व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो लिखिए इस पॉइंट को कि विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। हर व्यक्ति का विकास दूसरे से अलग है। तीसरे सिद्धांत पर आते हैं। ये करीब 15-16 पॉइंट हैं जो अपने को याद रखने हैं, बस अपना काम बन जाएगा उससे। ठीक है, देखो व्यक्तिगत प्रक्रिया तो है, ये तो बात मान ली कि मेरा विकास आपसे अलग है, आपका विकास आपके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति से अलग होगा। यहां तक कि एक समान माता पिता के जो संतान होती हैं उनके विकास में भी भिन्नता देखने को मिलती है। मगर इसके बावजूद जो पैटर्न फॉलो होता है विद्यार्थियों, वो तो हमेशा एक सा ही होता है। मतलब चाहे बच्चा भारत में जन्मे, चाहे पाकिस्तान में जन्मे, चाहे अंग्रेज का बच्चा हो, चाहे एशियन का बच्चा हो, मान लिया भिन्नता होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चलने का प्रक्रिया तो उसकी वैसी होगी ना। वो सबसे पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर किसी को चीज को पकड़ के खड़ा होगा, फिर चलने लगेगा, फिर दौड़ने लगेगा, फिर भागने लगेगा। बोलने की प्रक्रिया होगी तो पहले ऐसे करके बलबलाने की कोशिश करेगा, फिर बाइलिबल्स बोलने की कोशिश करेगा। सभी बच्चे एक जैसे अक्षरों वाले जिनमें युग्म होते हैं, जैसे पापा, बाबा, मम्मम, इस तरह के शब्दों का प्रोनाउंस करेंगे। तो इसका मतलब व्यक्तिगत भिन्नता होने के बावजूद एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा प्रतिमान होता है जो हर व्यक्ति के विकास में हमेशा एक जैसा रहता है। तो इस तीसरे पॉइंट को लिखिए कि विकास का सिद्धांत, विकास, इसका नाम है इस सिद्धांत का समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न। एक जैसा प्रतिमान होता है, सभी का विकास, सभी का विकास एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। यहां पर हरलॉक मैडम एक बात कहती हैं कि एक जाति का विकास बिल्कुल एक तरीके से होगा। अब आप कहेंगे कि साहब जाति का मतलब क्या, कोई ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, ओबीसी ऐसे जाति? नहीं 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 दोस्तों, यहां जाति का मतलब है मनुष्य जाति। तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, किंतु जातिगत समानता होती है।
हर जाति का विकास बिल्कुल एक तरीके से होता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे, लेकिन जातिगत समानता, जो स्पेशल सिमिलैरिटीज है, एक स्पीसी का विकास बिल्कुल एक तरीके से होगा, ये जरूर देखने को मिलेगा। और ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया है, इससे भी रीट 2021 में क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन को भी मैं आपके सामने यहां पर प्रदर्शित करूंगा। जो क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूं वो लेवल 1 का क्वेश्चन है साथियों, लेवल 1 का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन था वो L1 का क्वेश्चन है, 26 सितंबर 26 2021। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। मानव का विकास आजीवन चलता रहता है, ठीक है, तो निरंतरता की बात कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, यद्यपि दो व्यक्तियों का विकास एक जैसा नहीं होता। हां, यद्यपि व्यक्तिगत भिन्नता तो होती है, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। क्रम मैं जो बोल रहा था, पहले घुटनों के बल चलना, फिर चीजों को पकड़ के खड़ा होना, फिर उनको पकड़ते हुए सरकना और उसके बाद चलना, तो यह एक तरह का क्रम है जो सब में एक जैसा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है, तो साहब यह विकास के समान प्रतिरूप या समान प्रतिमान, प्रतिमान मतलब पैटर्न, प्रतिरूप मतलब भी पैटर्न होता है, उस सिद्धांत का अनुसरण करता है। सरल सा क्वेश्चन है, बस हो गई बात। आगे बढ़िए, अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। अगला स्टेटमेंट अगले सिद्धांत पे समझते हैं। स्टेटमेंट का मतलब है अगले सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। तो समान प्रतिमान के सिद्धांत को समझने के बाद अब हम विकास के तीसरे सिद्धांत पर चलते हैं, और विकास का तीसरा सिद्धांत कहता है, स्टेटमेंट है कि विकास सुव्यवस्थित क्रम में होता है, सुव्यवस्थित क्रम में होता है, अर्थात व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, और इसका मतलब क्या है, ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव। एक ऑर्डर में होगा, एक सुव्यवस्थित क्रम में होगा, और एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। हर बच्चा एक ही जैसा क्रम, एक ही जैसा पैटर्न फॉलो करता है, ये कुछ और नहीं है। समान प्रतिमान के सिद्धांत को एक और बेहतर ढंग से कहने का तरीका है, कथन का तरीका थोड़ा सा अलग है। चौथे नंबर के स्टेटमेंट पर चलते हैं। मेरे ख्याल से ये चौथा था, अपन ने गलत लिख दिया है ना, चलो मैं इसको वापस कैंसिल कर देता हूं। ये 4 नंबर स्टेटमेंट है। 5 नंबर स्टेटमेंट पर बढ़ते हैं। 5 नंबर स्टेटमेंट कहता है कि विकास वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया मतलब इंटरैक्शन, किसके और किसके बीच में, हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्यारे साथियों, हम में जितने भी गुण परिलक्षित होते हैं, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, या तो उन गुणों को हमने अपने पूर्वजों से ग्रहण किया है, या तो ऐसा हुआ होगा कि वो गुण हमने अपने पूर्वजों से ले लिए, या फिर ऐसा रहा होगा कि उन गुणों को हमने जिस वातावरण में हम हैं उस वातावरण में रहने के कारण हम में वो गुण आ गए। तो इसलिए जो विकास है उस पर वंशक्रम और वातावरण दोनों अपना असर डालते हैं।
हालांकि वंशक्रम और वातावरण का असर कैसा होता है, इसकी पूरी जानकारी एक सेपरेट वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप वंशक्रम वातावरण का गुणनफल है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं किए जा सकते, ये सारी चीजें आप उस सेपरेट वीडियो में देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में अपन इसकी बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ इतनी सी बात को याद रखना है, वंशक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशक्रम संभावनाओं को बताएगा और उन संभावनाओं के अंतर्गत जो कौशल आपको अर्जित करना है उसकी बात कौन करेगा? वातावरण। आइए 6th पॉइंट पर चलते हैं साथियों। छठा पॉइंट, अगला पॉइंट यह कहता है कि विकास के विभिन्न पक्ष, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित व एक दूसरे पर अंतर निर्भर हैं। ठीक है, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे के अंतर निर्भर हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हो, इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट का क्या मतलब है साथियों? इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट को आप एक अंग्रेजी कहावत से याद रख सकते हो, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। भाई जैसा आपका शरीर रहेगा, मन और मस्तिष्क भी उतना ही स्ट्रांग रहेगा। इसका मतलब विकास के जितने भी पक्ष हैं, जैसे कि शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो आप संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रहोगे, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रहोगे तो संज्ञानात्मक रूप से स्वस्थ रहोगे। तो इस प्रकार से सारे पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं और यहीं से हमारा अगला पॉइंट बनता है और वो ये बनता है, हालांकि इसी से ही जुड़ा हुआ है, कुछ अलग नहीं है, कि विकास बहुदिशीय व बहुआयामी होता है। बहुआयामी होता है। बहुदिशीय वह बहुआयामी होता है। बहुदिशीय मतलब एक समय पर विकास बहुत सारी दिशाओं में हो सकता है। आपका शरीर जब बढ़ रहा है तो आपके खून में वृद्धि हो रही है, तब आपकी हड्डियों में वृद्धि हो रही है, तब आपकी मांसपेशियों में वृद्धि हो रही है। लेकिन जब शरीर में वृद्धि हो रही है तो संवेगों में भी वृद्धि हो रही है, संवेग भी विकसित हो रहे हैं, माफ कीजिएगा। जब संवेग विकसित हो रहे हैं तब आप मानसिक कौशल का भी विकास हो रहा है, तब सामाजिक कौशल का भी विकास हो रहा है। तो इसका मतलब विकास बहुदिशीय और बहुआयामी है, मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल। याद रहेगी ये बात। मल्टी डायरेक्शनल मतलब बहुत सारी दिशाओं में हो रहा है और मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारे डायमेंशन, शारीरिक विकास के साथ मानसिक हो रहा है, मानसिक के साथ संवेगात्मक, संवेगात्मक के साथ संज्ञानात्मक। तो ये अलग अलग डायमेंशन सारे एक साथ काम कर रहे हैं। ये बहुदिशीय और बहुआयामी विकास की प्रकृति को दृष्टिगत करता हुआ एक कथन है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगले कथन को समझने की कोशिश करते हैं और अगला कथन कहता है कि विकास संचयी होता है। विकास कैसा होता है? संचयी होता है। संचय मतलब क्यूमुलेटिव। तो लिखो, विकास संचयी होता है। डेवलपमेंट इज ए क्यूमुलेटिव प्रोसेस। संचयी को आप कैसे समझते हो?
संचय का मतलब होता है जुड़ना। धीरे धीरे चीजें जुड़ती हैं और एक बेहतर चीज बनती है। इसको आप एक छोटे से मोटिवेशनल कथन से याद रखो कि एक कुल्हाड़ी के प्रयोग से मैं 50 बार चोट मारता हूं और एक चट्टान को तोड़ता हूं, तो 50वीं चोट पर अगर चट्टान टूट रही है तो क्या पहले ही चोट की इंपॉर्टेंस नहीं है? है ना? बिल्कुल है। पहली चोट अगर नहीं पड़ती तो क्या 50वीं चोट उस चट्टान को तोड़ पाती? विकास की संचयी प्रकृति यही कहती है कि बालक अपने जीवन के शुरुआत में जितने भी कार्य करता है, छोटा बच्चा यूं यूं ऐसे ऐसे पैर मारता रहता है, आपने देखा होगा, हाथ पांव ऐसे हिलाता है, ये प्रक्रिया अपने आप में एक आगे बढ़कर धीरे 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 उसका योगदान, उसको मदद करती है, जुड़ती है, उसका फायदा पहुंचाती है। किस चीज में? कि कब वो व्यक्ति आगे चलकर, आगे जाकर क्या करेगा? चलेगा। तो ये सब छोटे छोटे गतिविधियां वो जो बच्चा कर रहा है, जिस दिन उसने जन्म लिया उस दिन से, या जिस दिन वो गर्भ में आया उस समय से जो भी छोटी छोटी गतिविधियां उसके द्वारा हो रही है, ये सब संचित रूप से होकर उसके विकास में सहायक होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि विकास, बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। सामान्य से विशिष्ट होता है। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। शुरुआत में बालक के द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियां सामान्य होती हैं। उसको भूख लगेगी तो भी वाई वाई रो रहा है, उसको प्यास लगेगी तब भी वाई वाई रो रहा है, उसको पेट में दर्द हो रहा है तब भी वो रो रहा है। यानी हर कार्य को वो सामान्य रूप से एक ही गतिविधि के द्वारा करता है, लेकिन धीरे धीरे रोने की प्रक्रिया में भी सुधार हो रहा है। अब वो रोना अलग सीख जाता है, सुबकना अलग सीख जाता है, आंसू आ रहे हैं लेकिन रो नहीं रहा है, ऐसी चीज अलग सीख जाता है। तो ये क्या है? ये बताता है कि विकास शुरुआत में विकास के प्रक्रिया में व्यक्ति की सभी अनुक्रियाएं सामान्य होंगी, एक जैसी होंगी, लेकिन धीरे धीरे उसमें विशिष्टता आने लग जाती है। इस सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत को मैं एक और उदाहरण से समझाऊंगा। वो उदाहरण जो आप अक्सर पढ़ते हैं, या नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लेंगे, उस उदाहरण से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल उससे जुड़े हुए मैं एक कथन को और समझा दूं, उसके बाद हम इसके ऊपर चलेंगे। तो लिखो, विकास एकीकृत स्वरूप में होता है। स्वरूप में होता है। एकीकृत स्वरूप का मतलब एक इंटीग्रल प्रोसेस है विकास। शुरुआत में बच्चा किसी कार्य को करने के लिए अपने पूरे अंग का इस्तेमाल करता है। शुरुआत में बच्चा एक कार्य को करने के लिए अपने पूरे अंग का इस्तेमाल करता है, फिर धीरे धीरे वो अंग के प्रत्यंग का इस्तेमाल करके काम करता है। पहले उसको लगता है ये पूरे हाथ से अपन इस कार्य को कर लें, ठीक है। फिर उसको लगता है कि नहीं, इसको करने के लिए तो मैं केवल अपने कोहनी का इस्तेमाल से ही कर सकता हूं। एक समय बाद जब उसको कलाइयों का प्रयोग आ जाता है, उंगलियों का प्रयोग आ जाता है, और तत्पश्चात पहले पूरे अंग को, फिर अंग के प्रत्यंग को, और बाद में समग्र रूप से पूरे अंग का इस्तेमाल करने वो बच्चा लग जाता है। और यही विकास का एकीकृत स्वरूप है। मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि एक बच्चा पहले एक पेंसिल उठाने के लिए पूरे अंग का इस्तेमाल करेगा, फिर धीरे धीरे उसका अपने अंगों के प्रत्यंगों पर कंट्रोल आ गया, वो इस पेंसिल को ऐसे भी उठा सकता है, ऐसे भी उठा सकता है, इस तरह से भी उठा सकता है, इन दोनों के उंगलियों के प्रयोग से भी उठा सकता है, तो क्या इसको मैं एकीकृत स्वरूप या एकीकरण का उदाहरण कहूंगा? आप कहोगे हां। मेरा अगला प्रश्न है कि क्या मैं इसे सामान्य से विशिष्ट का उदाहरण भी कह सकता हूं? सोच के बताइए,
सोच के बताइए कि पहले वो बच्चा सामान्य रूप से इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अब उसे पता है कि मैं अपने विशिष्ट अंग का इस्तेमाल करके इसे पकड़ सकता हूं। आपका उत्तर होगा हां। रीट एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है, हालांकि इसमें एक और अभी सिद्धांत आना बाकी है। 3 सिद्धांत हैं जो बिल्कुल एक ही उदाहरण पर फिट बैठते हैं, और इसीलिए उस क्वेश्चन में बाद में दोनों आंसर्स को सही माना गया था। उस क्वेश्चन को भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो विकास एकीकृत स्वरूप में होता है, यह पॉइंट भी मेरे ख्याल से मेरे सभी दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी विकास की जो भी संभावनाएं हैं उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी की जा सकती है। कुछ पुस्तकों में इसे आप पूर्वानुमेय पढ़ोगे, जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्टेबल इन नेचर। पूर्वानुमेय या प्रेडिक्टेबल का मतलब, अरे एक पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जो व्यक्ति अच्छा है, बेहतर है, वो पहले से ही पता चल जाता है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि मान लो कि जो एक बच्चा है उसके वो चल नहीं रहा, 13-14 महीने हो गए चल नहीं पा रहा, मां परेशान, तो कहीं पीछे से दादी रहस्योद्घाटन करती है और बोलती है, अरे इको बाप बियाल कोई हो, वो भी 15 महीना पहले कौन साल हो, तो वो भी कौन साल है। इसका मतलब दादी ये बात जानती है कि ये गुण पिता से इस बच्चे में आ गए हैं। पिता ने भी लेट चलने की प्रक्रिया की थी, ये बच्चा भी लेट चलेगा। तो यहां पर दादी क्या कर रही है, एक तरह से प्रेडिक्शन ही तो कर रही है, भविष्यवाणी ही तो कर रही है। और वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत छोटी उम्र में कलाई की हड्डियों का अगर एक्सरे किया जाए, एसके मंगल साहब इस बात को कहते हैं, तो उस कलाई की हड्डी के एक्सरे द्वारा आप यह बता सकते हो कि प्रौढ़ अवस्था में, एडल्ट एज में जब वो बच्चा जाएगा तो उसकी हड्डियों की साइज क्या होगी, उसकी हड्डियों की शेप कैसी होगी, आकार कैसा होगा। तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इस पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा। 12वां पॉइंट चलते हैं। 12वां पॉइंट कहता है कि विकास, बालक और बालिकाओं का विकास बालिका व बालकों के विकास की दर में, बालकों के विकास की दर में भिन्नता होती है। जाहिर सी बात है भाई, बालक और बालिकाएं जिनकी शारीरिक संरचना अलग है, संवेगात्मक रूप से दोनों अलग अलग बिहेव करती हैं, नैतिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से दोनों अलग अलग बिहेव करती हैं, तो जाहिर सी बात है उनके विकास की दर में, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होगा वो भी अलग अलग ही होगा। अब यहां पर मैं एक प्रश्न आप लोगों से करूं, एक प्रश्न कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, और मैं चाहूंगा कि आप इसका सही जवाब दो और कमेंट में जरूर बताना। नए साथियों, हमें बहुत आगे तक जाना है। आपके सारे कमेंट्स मैं पर्सनली विजिट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा जहां तक संभव हो मैं उनका जवाब दे पाऊं। ये बालक और बालिकाओं के विकास की दर में भिन्नता होती है, इस बात को हम अब तक जो 11 पॉइंट पढ़ चुके हैं उनमें से किसके जरिए ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं? अब तक जो 11 आपने पॉइंट पढ़े हैं, चाहो तो वीडियो को पीछे लेके चेक कर लो पॉज करके, कि ज्यादा तो 11 पॉइंट पढ़े उनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा नजदीक है इस बात को बताने के कि बालक व बालिकाओं के विकास की दर में भिन्नता होती है? नहीं समझ में आया? अरे जब भिन्नता की बात ही कर रहे हैं साथियों, तो हमने एक वर्ड पढ़ा है ना, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर व्यक्ति का विकास दूसरे से अलग है, तो बालक और बालिकाओं का भी विकास एक दूसरे से अलग होगा। बस इतनी सी बात है, क्यों ज्यादा सोचना अपने को। ठीक है, अगले स्टेटमेंट पर आओ। अगला स्टेटमेंट है 13, वो कहता है कि विकास सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक परिदृश्यों से
भौगोलिक परिदृश्यों से प्रभावित होता है। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक, ज्योग्राफी के वजह से विकास जो है वो जरूर प्रभावित होगा। आपने देखा भी होगा जो चाइना वाले हैं, छोटे छोटे से गुट्टे गुट्टे से होते हैं, आंख ऐसे मीची हुई सी होती है उनकी। जो भारत के लोग हैं वो अलग होते हैं, अमेरिका वगैरह के लोग अलग ही एकदम गोरे चिट्टे से होते हैं। हमारे यहाँ पर अगर वो आ जाएं तो अपनी ये धूप ही नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे वो लोग, इतनी गर्मी है जो अपने राजस्थान में होती है। इसका मतलब भौगोलिक परिदृश्य जो है वो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। क्या संस्कृति व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है? बिल्कुल प्रभावित करती है। अगर संस्कृति का प्रभाव नहीं होता तो हम वाइगोत्स्की को क्यों पढ़ते? वाइगोत्स्की क्या कहता है कि समाज, संस्कृति और भाषा विकास में सहायक होती है, तो संस्कृति विकास को प्रभावित करती है। और तीसरा पक्ष है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल। पुराना जो दौर था, आज से 100-150 साल पहले जब भारत आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तब के जो युवा लोग थे, आपकी उम्र के लोग थे, क्या उनकी आवश्यकताएं, उनकी जरूरतें, उनका विकास बिल्कुल वैसा ही रहा होगा जैसा आपका है? नहीं। आप इसको वंशक्रम वातावरण से भी समझ सकते हो कि उस दौर में शुद्ध खाना, सब शुद्ध भोजन मिलता था, तो जाहिर सी बात है शरीर ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा विकास अच्छा विकास होता था। और अब जो है वो खाने में मिलावट और इतना ज्यादा प्लास्टिक और इतना ज्यादा उसके अंदर केमिकल्स हम खा रहे हैं भोजन के नाम पे, कि अब आप कह ही नहीं सकते कि शुद्ध चीज मिल रही है। तो जाहिर सी बात है उसका असर भी हमारे शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास पर पड़ रहा है। एक सरल से उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। तो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक तीनों परिदृश्यों से विकास प्रभावित होता है। एक चीज याद रखिएगा, 14th क्वेश्चन, 14th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विकास के अवस्था के अपने खतरे होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है रीट में, विकास की प्रत्येक अवस्था के, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, अपने खतरे हैं। डेवलपमेंट हैज इट्स ओन हजार्ड्स। विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। डेवलपमेंट हैज इट्स ओन हजार्ड्स। हर अवस्था के अपने खतरे हैं। अब खतरे का मतलब क्या है? हर अवस्था की अपनी विशेषता होती है साथियों, इसको सरल भाषा में समझते हैं। हर अवस्था की अपनी विशेषता होती है, लेकिन अगर वो विशेषता उसके बाद की अवस्था में भी बनी रहे तो क्या उस वक्त उसको विशेषता कहोगे? विशेषता नहीं साहब, वो खतरा बन जाएगी। फिर एक सरल से उदाहरण से समझते हैं कि एक बच्चा बोलने की प्रक्रिया की शुरुआत में शैशवावस्था में तुतला कर बोलता है, दा 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 करके बोल रहा है। और अब मान लो वही बच्चा अवस्था में आ जाए, आपकी अवस्था में आ जाए, मेरी अवस्था में आ जाए और बोले दुर्जी दुर्जी थाइटलोजी पदा दो, थाइटलोजी पदनी है मेरे को, थी दीपी पदनी है लीत के लिए। तो आप उस बच्चे को क्या कहोगे कि यार ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, तू इतना बड़ा हो गया और अभी भी तुतला रहा है। ये तुतलाहट उस अवस्था की एक विशेषता थी जब वो बोलना शुरू कर रहा था, बलबला रहा था, ताकि वाचिक विकास हो उसका, जो भाषाई विकास हो, माफ कीजिएगा, उसका। लेकिन उस अवस्था से जैसे ही अगली अवस्था में या अगले दौर में वो आया, वो विशेषता अगले सभी दौरों के लिए क्या बन गई? एक खतरा बन गई। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। ठीक है, अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? कितने कुछ स्टेटमेंट हो गए साथियों? 14। स्टेटमेंट नंबर 15, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है।
इट इज स्पाइरल इन नेचर। कैसा है विकास? स्पाइरल होता है। स्पाइरल का मतलब है, देखो, इस तरह से समझो। मैंने ये तो आपको बता दिया था कि विकास हर अवस्था में एक जैसा नहीं होगा। कभी इसकी गति मंद पड़ती है, कभी इसकी गति तीव्र होती है। अब ये मंद और तीव्र क्यों होती है साथियों? ये तीव्र मंद इसलिए होती है क्योंकि एक अवस्था में जब विकास हो जाता है तो सीधा आगे जंप नहीं मारता। कुछ समय तक विकास धीरे होता है। फिर वो धीरे इसलिए होता है क्योंकि इससे पहले की अवस्था में जो तीव्र विकास हुआ है, इसको परिपाक किया जाए, इसको सुदृढ़ किया जाए, इसको कंसोलिडेट किया जाए। तो जैसे ही वो परिपाक होता है, सुदृढ़ होता है, कंसोलिडेट होता है, उसकी अगली अवस्था में फिर विकास तेजी से होता है। जैसे शैशव अवस्था में विकास 2 साल तक तीव्र गति से होगा, फिर अगली बाल्यावस्था जब आएगी तो विकास धीरे होने लग जाएगा, ताकि जो शैशव अवस्था में तीव्र गति से विकास हुआ है इसको थोड़ा सा सुदृढ़ता मिले, परिपाक हो, ये कंसोलिडेट हो, और फिर अगली जो अवस्था आएगी किशोर अवस्था, उसमें विकास पुनः तीव्र गति से होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यात्राएं आगे चलती हैं। क्लियर है आपको चीजें? ठीक है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अंतिम पॉइंट पर चलते हैं। माफ कीजिएगा, अंतिम नहीं, अभी तो कई हैं, 2-3 पॉइंट और हैं। विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका होती है। अधिगम की भूमिका होती है। मैच्योरेशन और लर्निंग, मैच्योरेशन और लर्निंग। यहां तक कि एलिजाबेथ हरलॉक ने तो अपनी पुस्तक में विकास को परिपक्वता और अधिगम का एक प्रोडक्ट बताया है, गुणनफल बताया है। उन्होंने तो यह कहा है कि परिपक्वता, किसने? एलिजाबेथ हरलॉक ने, गुणा अधिगम बराबर क्या होगा? विकास। अब इसको आप एक छोटे से उदाहरण से देख सकते हो। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना दूं, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक परिवार में 2 बच्चे थे, 2 भाई थे, एक रामू था, एक शामू था, और रामू और शामू दोनों ही जो हैं जुड़वा भाई थे। जुड़वा भाई थे यानी कि यह कहानी आपको परिपक्वता, अधिगम और विकास तीनों के बीच के अंतर को समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। क्या थे? जुड़वा भाई थे। अब ये जुड़वा भाइयों को इनके पिता का मन किया कि मैं स्विमिंग सिखा के ने लेके जाऊं। पिताजी जब स्विमिंग सिखाने के लिए गए कोच के पास, तो कोच ने मना कर दिया कि साहब अभी तो इन बच्चों की उम्र ही क्या हुई है, अभी ये परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी इन बच्चों को स्विमिंग नहीं सिखाई जा सकती, इनके पांव जमीन तक नहीं अड़ेंगे जब ये पूल में जाएंगे। तो पापा ने कहा ठीक है। इसका मतलब वो बच्चे सीख नहीं पाए। इसमें किस चीज का योगदान था? परिपक्वता का। ठीक है, और लर्निंग भी अपने आप में एक विकास है। हरलॉक का कथन है, लर्निंग इज अ डेवलपमेंट बाय एफर्ट एंड एक्सरसाइज। व्यक्ति के खुद के प्रयास और व्यक्ति के परिश्रम द्वारा, अभ्यास द्वारा किया जाने वाला विकास ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब देखो, मान लो 2 साल बाद वो गए, 2 साल बाद पिताजी ने उनको स्विमिंग सिखाने के लिए भेज दिया। तो एक ने तो कहा कि मैं स्विमिंग सीख लूंगा, एक ने मना कर दिया 2 साल बाद, बोला मैं तो ना सीखूं, मैं तो सेकंड ग्रेड की करूंगा, रीट की तैयारी करूंगा, आरएस की तैयारी करूंगा, मन कौन सीखनी स्विमिंग। चला गया। अब मुझे ये बताओ कि जब बच्चे 20 साल के हो जाएंगे, एक भाई जुड़वा भाई है, एक स्विमिंग सीख रहा है, एक नहीं सीख रहा है, तो दोनों का शारीरिक विकास क्या बिल्कुल एक जैसा होगा? नहीं। उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा दूसरे के मुकाबले जो स्विमिंग सीख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके विकास में उसकी स्विमिंग ने, उसके अधिगम ने रोल प्ले किया है। और इस कथन के द्वारा आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, एक कथन और देख लीजिए, 17वां कथन, जो कहता है कि आरंभिक बुनियाद
विकास की प्रक्रिया में आरंभिक बुनियाद मतलब शुरुआत का विकास, यानी शैशवावस्था का विकास। बुनियाद बाद के विकास से महत्वपूर्ण है। विकास की प्रक्रिया में आरंभिक बुनियाद बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। परिपक्वता व अधिगम की भूमिका होती है प्रक्रिया में आरंभिक बुनियाद बाद के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दो बड़े महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिनको हमें जानना है। एक तो होती है सीफेलोकॉडल, CEPHALOCAUDAL। सीफेलोकॉडल का मतलब होता है सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर। विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति का जो विकास होता है, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। आपने नोटिस भी किया होगा, एक बच्चा जो है वो पहले अपनी गर्दन उठाना सीखता है, फिर इस पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर वो बैठा छाती उठाना सीखता है, इस पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर धीरे 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 उसका नियंत्रण अपने शरीर के अंगों में होता होता अंत में पैरों पर पहुंचता है, और सबसे आखिर में वो अपने पैरों पर खड़ा होना और चलना सीखता है। लेकिन सबसे पहले वो अपनी गर्दन, अपने सिर के ऊपर नियंत्रण करना सीखता है। तो इसलिए सीफेलोकॉडल का मतलब है सै से सीफेलोकॉडल, सै से सिर, सिर से पैर की तरफ। दूसरा कथन है प्रॉक्सिमोडिस्टल। दूसरा कथन क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। डिस्टल, यह है केंद्र से परिधि। केंद्र से परिधि का क्या मतलब है कि जो केंद्र के अंग हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल स्पाइनल सिस्टम के जो अंग है, जैसे रीढ़ की हड्डी, इसका विकास सबसे पहले होगा। एक बच्चा लेटा रहता है, लेटते ही सबसे पहले नहीं बैठता, सबसे पहले वो अपने पसवाड़ा लेना, करवट लेना, पलटना उलटना अपने आप को सीखता है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? केंद्र के अंग परिधि के अंगों से, परिधि के अंगों से पहले विकसित होते हैं, पहले विकसित होते हैं। अभी देखिए, आपको एक स्क्रीन पर मैं एक फोटोग्राफ दिखाता हूं सीफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल को समझाने के लिए। ये देखिए साथियों, यहां पर दो फोटोग्राफ्स आपको दिख रही है, एक है ए, एक है बी। पहली तस्वीर में आप एक लाल लाइन को आते हुए देख पा रहे होंगे। ये लाल लाइन जो सिर से शुरू होकर और सीधे कहां तक आ रही है? लंबवत, एक तरह से सीधी आ रही है सिर से पैर की तरफ, जो बताती है पहले ऊपर के अंग विकसित होते हैं और बाद में नीचे के अंग विकसित होते हैं। और इस प्रकार से आपका विकास चलता है सीफेलोकॉडल। दूसरी तस्वीर है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो बताती है पहले अंग विकसित होते हैं केंद्र के, और केंद्र के अंग जब विकसित होते हैं उसके बाद बाहरी अंगों का नंबर आता है, बाहरी अंग उसके बाद विकसित होते हैं। तो ये कंधा, फिर हाथ, भुजाएं, फिर कोहनी, फिर जो आपकी आर्मपिट है, फिर कलाई और अंत में उंगलियां। ठीक इसी प्रकार से, इसी तरह से नीचे, और ऐसे व्यक्ति का विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो ये सीफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात कौन करते हैं? ये करते हैं साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट की जब बात समझाते हैं तब।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पर विकास के तमाम सिद्धांत समाप्त होते हैं और इसके बाद हम हमारे प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को बढ़ाते हैं। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये तो एक रीट का 2021 का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर ही लिया था आपसे। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनना। शुरुआत में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगली और अंगूठे का उपयोग करके वस्तु को उठाने का प्रयास करता है। यह कौन सा विकास है? तो देखो, इसको हमने एकीकरण में भी पढ़ा था, इसको हमने सामान्य से विशिष्ट में भी पढ़ा था। लेकिन मैं आपसे कहूं कि भाई प्रॉक्सिमो डिस्टल भी तो कुछ ऐसी ही बात करता है। जब मैं कह रहा हूं केंद्र से आगे के परिधि के अंग विकसित होंगे, इसका मतलब पहले ये कोहनी विकसित होगी, फिर भुजाएं विकसित होंगी, माफ कीजिएगा, पहले कंधा, फिर भुजाएं, फिर कोहनी, फिर हाथ, फिर कलाई और फिर उंगलियां, हथेली। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर व्यापक से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक भी हो सकता है। इसका प्रॉक्सिमो डिस्टल ये भी हो सकता है। देखिएगा, ये उदाहरण इन तीनों पर उपयुक्त बैठता है विद्यार्थियों, तीनों पर उपयुक्त बैठता है। ठीक है, और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर जब बोर्ड ने ये प्रश्न आया था तो बी और सी दोनों सही माने थे, बी और सी दोनों सही माने थे। ये क्वेश्चन फिर 26 सितंबर की रीट का ही है जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट पे। अगला स्टेटमेंट है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? यानी विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में असत्य कथन जानना है। पहला, विकास अंतःक्रिया का फल है। बिल्कुल साहब, विकास तो अंतःक्रिया का फल है। हार्लॉक तो कहती हैं कि अधिगम और परिपक्वता, और कुछ मनोवैज्ञानिक इसको वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया मानते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही कथन है। फिर क्या है? एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, हमने ये भी पढ़ा है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत मतलब इसमें व्यक्तिकता होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बिल्कुल ये बात सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट होता है, सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, जीएस, जनरल से स्पेसिफिक होता है। ठीक है, आओ इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमताओं का विकास करना है, बिल्कुल। संभाव्य क्षमताएं जो हमारी है वंशक्रम के द्वारा दी गई, उन्हीं का ही तो विकास करना विकास है। ठीक है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खतरे नहीं होते ना, अभी पढ़ा है हमने, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खतरे होते हैं, ये हमारा आंसर है। और प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ये कथन भी हमने पढ़ा है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन सी। अगले कथन पर चलते हैं। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। ये कथन किसका है? तो देखो, कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता, निरंतरता का सिद्धांत, ये कथन दिया हुआ है स्किनर का। हमने कथनों वाले स्टेटमेंट में ये पढ़ा भी था, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है स्किनर। इसके बाद ये एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से है, देखिए, वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवांशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि और विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में दी हुई परिभाषा है, और ये परिभाषा एनसीईआरटी ने दी है परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन की। मैच्योरेशन की जो परिभाषा एनसीईआरटी ने दी है वो परिभाषा यही है। क्या है परिभाषा? कि वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवांशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि और विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कुछ ब्लूप्रिंट है, कुछ आनुवांशिक योग्यताएं हैं जो समय आने पर दृष्टिगत होंगी, और यही क्या है? यही परिपक्वता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने जिन चीजों को डिस्कस किया, एक बार कथन आप सारे याद रख ही लेंगे, एक बार हम तुरंत बहुत शॉर्ट स्पीड में
विकास के सिद्धांत डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत, जो कहता है सतत होगा विकास, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। व्यक्तिगत भिन्नता, सबका विकास अलग होगा लेकिन उसके बावजूद समान प्रतिमान यानी सबके विकास में एक निश्चित पैटर्न होगा। सुव्यवस्थित क्रम का अनुगामी है, व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। वंशक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विभिन्न पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित, अंतर निर्भर है, इसलिए बहुदिशीय बहुआयामी है। संचय भी होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, एकीकृत स्वरूप में होता है। भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक बालिकाओं का विकास अलग होगा, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक परिदृश्यों से प्रभावित होगा। प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। परिपक्वता और अधिगम की इसमें भूमिका होती है और आरंभिक बुनियाद बाद के बुनियाद से महत्वपूर्ण है। सीफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल को हमने देखा था। सीफेलोकॉडल सिर से पांव तक, प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से लेकर बाहरी अंगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।